हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत परिवर्तनशील अनुपातों के नियम, जिसे हम उत्पत्ति ह्रास नियम के नाम से भी जानते हैं, उसकी मान्यताओं की चर्चा करेंगे। इस नियम के लागू होने के पीछे निम्न मान्यताएं पाई जाती हैं। पहली, टेक्नोलॉजी दी हुई होती है। यदि टेक्नोलॉजी में सुधार हो जाता है तो नियम का लागू होना कुछ समय के लिए रुक जाता है। साधनों के अनुपात स्थिर नहीं रहते हैं, यह दूसरी मान्यता है। साधनों के अनुपात बदले जा सकते हैं। हम एक साधन स्थिर और एक साधन परिवर्ती मान सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण मान्यता है, परिवर्ती साधनों की सभी इकाइयाँ एक समान कुशल होती हैं। तो यह परिवर्तनशील अनुपातों के नियम या उत्पत्ति के ह्रासमान नियम की मान्यता, 3 इम्पॉर्टेंट मान्यताएं हैं। अब हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आपके सम्मुख 2 चित्र दिए गए हैं, ऊपर अ और नीचे आ चित्र। यहाँ पर शीर्ष अक्ष पर OY पर कुल उत्पादन, क्षैतिज अक्ष OX पर हमने श्रम की इकाइयाँ ली हैं। अचित्र में हम देख रहे हैं कि टोटल प्रोडक्शन कर्व दिया गया है और टोटल प्रोडक्शन कर्व जो है वह प्रारंभ में इंक्रीजिंग रेट से A बिंदु तक बढ़ता है और अंत में वह अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाता है और फिर नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देता है। टोटल प्रोडक्शन वक्र पर A बिंदु तक सीमांत उत्पत्ति बढ़ती है और उसके बाद वह गिरने लगती है। चित्र के निचले भाग में MP वक्र F बिंदु तक बढ़ता है। F बिंदु पर टोटल प्रोडक्शन वक्र के स्थिर टोटल प्रोडक्शन वक्र पर स्थित A बिंदु के ठीक नीचे आता है। टोटल प्रोडक्शन वक्र के D बिंदु पर स्पर्श रेखा O मूल बिंदु से गुजरती है, अतः D बिंदु पर AP और MP बराबर होती है तथा साथ में AP भी अधिकतम हो जाती है। चित्र के निचले भाग में G बिंदु पर MP वक्र AP वक्र को काटता है। यहाँ पर AP अधिकतम होती है। G बिंदु D बिंदु के ठीक नीचे आता है। E बिंदु पर कुल उत्पत्ति अधिकतम हो जाती है और यहाँ पर सीमांत उत्पत्ति 0 हो जाती है, क्योंकि E बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल 0 के बराबर होता है। E के बाद कुल उत्पत्ति TP गिरने लगती है और सीमांत उत्पत्ति यानी मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाता है। चित्र A में O से B तक औसत उत्पत्ति बढ़ती है, यह उत्पादन की फर्स्ट स्टेज है। B से C तक औसत उत्पत्ति और सीमांत उत्पत्ति दोनों घटते हैं, लेकिन सीमांत उत्पत्ति घटकर 0 हो जाती है। यह उत्पादन की द्वितीय अवस्था सेकेंड स्टेज कहलाती है। C बिंदु के आगे सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक होती है, यह उत्पादन की तृतीय अवस्था थर्ड स्टेज कहलाती है। उत्पादन की ये 3 अवस्थाएं श्रम की 3 अवस्थाएं 3 स्टेजेस ऑफ लेबर भी कही जाती हैं, अथवा उत्पत्ति की 3 अवस्थाएं कहलाई या मानी जा सकती हैं।
उत्पादन की तीनों अवस्थाओं या चरणों का अगर हम स्पष्टीकरण करें तो प्रथम अवस्था के बारे में हम ये कहेंगे कि इसमें कुल उत्पत्ति बढ़ती है। इसका अर्थ यह है कि भूमि की स्थिर मात्रा जैसे प्रति हेक्टेयर पर उपज बढ़ती जाती है। यह भूमि की बढ़ती हुई कार्यकुशलता की सूचक होती है। हम देखते हैं इस अवस्था में चित्र आ के अनुसार श्रम की औसत उत्पत्ति भी बढ़ती जाती है, अतः इसमें श्रम की कार्यकुशलता भी बढ़ती है। इस प्रकार इस अवस्था में दोनों साधनों यानी भूमि और श्रम दोनों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। स्टेज सेकंड, इसमें कुल उत्पत्ति का बढ़ना जारी रहता है, अर्थात भूमि की कार्यकुशलता में वृद्धि होती रहती है, लेकिन श्रम की औसत उत्पत्ति घटने लगती है, जिससे ये कहा जा सकता है कि इस अवस्था में श्रम की कार्यकुशलता में कमी आती जाती है। थर्ड स्टेज में कुल उत्पत्ति भी घटने लगती है, जिससे भूमि की कार्यकुशलता भी घटने लग जाती है। साथ में श्रम की सीमांत उत्पादकता भी ऋणात्मक नेगेटिव हो जाने से श्रम की कार्यकुशलता और घट जाती है। इस प्रकार इस अवस्था में दोनों साधनों की कार्यकुशलता घट जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि उत्पादन की तीनों अवस्थाओं में से सबसे उपयुक्त अवस्था हम किसको मानें? उत्पादक के लिए द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना श्रेष्ठ रहेगा। प्रथम अवस्था में भूमि और श्रम दोनों की कार्यकुशलता बढ़ती है। द्वितीय अवस्था में भूमि की कार्यकुशलता बढ़ती है और श्रम की कार्यकुशलता घटती है। और तृतीय अवस्था में भूमि और श्रम दोनों की कार्यकुशलता घटती है। अतः उत्पादन के लिए हमें उत्पादक को यह निर्णय लेना चाहिए कि तृतीय अवस्था में तो उसे उत्पादन करने का प्रश्न ही नहीं सोचना चाहिए। उसके लिए प्रथम अवस्था में ठहरना भी उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि उसे द्वितीय अवस्था में प्रवेश करके भूमि की बढ़ती हुई कार्यकुशलता का लाभ आवश्यक रूप से उठाना चाहिए। अब यदि हम उत्पादन की तीनों अवस्थाओं का सारांश देखें तो उत्पादन की फर्स्ट अवस्था डी बिंदु तक है और यहाँ पर AP = MP तथा AP अधिकतम होती है और श्रम की मात्रा OB होती है। कुल उत्पत्ति यहाँ पर वर्धमान दर से बढ़ती हुई होती है और फिर ह्रासमान दर से बढ़ती है। सीमांत उत्पत्ति बढ़कर सर्वोच्च बिंदु प्राप्त करके घटने लगती है। औसत उत्पत्ति बढ़कर G बिंदु पर सर्वोच्च हो जाती है। द्वितीय अवस्था D से E तक है, श्रम की B से C मात्रा तक। ह्रासमान दर से यहाँ पर कुल उत्पत्ति बढ़ती है, E बिंदु पर सर्वोच्च हो जाती है। इस अवस्था के अंत में सीमांत उत्पत्ति शून्य हो जाती है, MP = 0 और औसत उत्पत्ति यहाँ पर गिरती हुई होती है। थर्ड अवस्था E से आगे है, श्रम की मात्रा C से आगे है, कुल उत्पत्ति यहाँ पर घटती है, सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक होती है और औसत उत्पत्ति का घटना जारी रहता है। एक उत्पादक के लिए उत्पादन की द्वितीय अवस्था श्रेष्ठ मानी गई है। इसको हम निम्न तर्क के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं कि प्रथम अवस्था में स्थिर साधन भूमि परिवर्तनशील साधन, यहाँ पर हमने श्रम लिया है, की तुलना में अधिक होता है। फलस्वरूप इसमें स्थिर साधन भूमि की सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक MP ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज नेगेटिव होती है। द्वितीय अवस्था में स्थिर साधन का अधिक उपयोग होने से इसका परिवर्तनशील साधन से उचित संयोग या तालमेल स्थापित हो जाता है। हालांकि इसमें परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पत्ति और औसत उत्पत्ति दोनों गिरने लगती हैं, लेकिन तृतीय अवस्था में परिवर्तनशील साधन की मात्रा स्थिर साधन की तुलना में अधिक हो जाती है, जिससे इसमें परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक हो जाती है। ऐसी दशा में उत्पादक के लिए द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना ही लाभकारी होगा।
जहाँ किसी भी साधन की सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक नहीं होती है। यदि भूमि फ्री है तो एक उत्पादक अवस्था सेकंड के आरंभ में या सीमा तक उत्पादन करेगा। यदि श्रम फ्री है तो वह अवस्था थर्ड के प्रारंभ होने या सीमा तक उत्पादन करेगा। इस प्रकार अवस्था सेकंड में उत्पादन का कोई भी बिंदु चुना जाएगा जो भूमि और श्रम की सापेक्ष कीमतों पर निर्भर करेगा। यदि भूमि सस्ती होती है तो वह अवस्था सेकंड के समीप, और यदि श्रम सस्ता होता है तो वह अवस्था थर्ड के समीप उत्पादन करना प्रारंभ करेगा। तो इस प्रकार से हमने यह देखा कि उत्पादन का ह्रासमान नियम हमें यह बताता है कि यह एक यूनिवर्सल लॉ है। हो सकता है कि प्रारंभ में साधनों के कॉम्बिनेशन में परिवर्तन करने पर दीर्घकाल में आपको प्रारंभ में कुछ समय तक वर्धमान प्रतिफल मिले, लेकिन अंततः हमें ह्रासमान प्रतिफल ही प्राप्त होते हैं। थैंक यू वेरी मच।